आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूं कि आप कौन सा फ़ोन लेना पसंद करेंगे, तो ऑब्वियसली आपका जो जवाब होगा वो यही होगा कि आप एक आईफोन लेना पसंद करेंगे। और अगर वहीं मैं आपसे दूसरा सवाल ये करूं कि आप ऐसा क्यों करना चाहेंगे, आप आईफोन ही लेना क्यों पसंद करेंगे, तो ऑब्वियसली आपका जो मोस्ट कॉमन जवाब निकल कर सामने आएगा वो यही होगा कि ये दुनिया का सेफेस्ट फ़ोन माना जाता है। और ये बात पूरी तरह से सत्य भी है। फ़ोन जैसे प्रोडक्ट्स को आसानी से हैक कर पाना बहुत ही मुश्किल है, और यही सबसे बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से दुनिया के हर कोने में आपको आईफोन के प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। और ख़ासकर इंडिया जैसे देशों में आईफोन को यूज़ करना न केवल आपके बैंक बैलेंस को शो करता है बल्कि आपके स्टेटस को भी मेंटेन करता है। अगर आप इंडिया जैसी कंट्री में आईफोन लेकर चलते हैं तो उस बात से लोगों द्वारा ये अंदाज़ा बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है कि आपके पास अच्छी खासी मोटी रकम होगी, आप वेल मैनेज पर्सन होंगे, और बाकी आपका जो स्टेटस है वो आम लोगों के तौर पे कहीं ना कहीं ज़्यादा ऊपर होगा। लेकिन इस एप्पल के पीछे की कहानी कोई नहीं जानता। इसके पीछे की कहानी क्या है, इसके संघर्षों की कहानी क्या है, और ये दुनिया में सबसे बड़ा लीडर बनके सामने कैसे आया, इसने सैमसंग जैसे प्रोडक्ट्स को कैसे पीछे किया, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। कंपनी की अगर शुरुआत के बारे में बात करें तो ये घर देख रहे होंगे, तो ये घर नहीं बल्कि एप्पल का इनिशियल हेडक्वार्टर है। यहीं से एप्पल की शुरुआत हुई थी, और ये शुरुआत 1976 में होती है, जहाँ पर 3 दोस्त होते हैं जिसमें स्टीव जॉब्स, स्टीव वर्जीनिया और रोनाल्ड वेन थे। ये तीनों ही मिलकर इस कंपनी की शुरुआत करते हैं। जब स्टीव जॉब्स महज जब 15-16 साल के रहे होंगे, यानी कि वो 10वीं या फिर 11वीं कक्षा में पढ़ रहे थे, तो उन्होंने अपने दोस्त को फ़ोन किया और कहा कि हमें एक सुपर फ्रीक्वेंसी कंप्यूटर बनाना है। और ये बात सुनकर उनके दोस्त को भी कहीं ना कहीं सदमा तो जरूर लगा था, लेकिन उन्होंने इस बात को मान लिया कि स्टीव जॉब्स कुछ बड़ा करने वाला है, स्टीव जॉब्स कुछ करना चाहता है, इसलिए उनके दोस्त भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन ये बात और लोगों को हजम नहीं होती। आसपास रहने वाले और लोगों को लगता है कि ये तो एक सरफिरा काम है, ऐसी चीज़ कभी ना तो डेवलप हुई थी और ना ही डेवलप होगी। लेकिन स्टीव जॉब्स हार मानने वालों में से नहीं थे, उन्हें कुछ ना कुछ करना है, करते गए। और उसके बाद आने वाले कुछ ही सालों में उन्होंने एप्पल 2 नाम का एक सुपर कंप्यूटर बना डाला। और जैसे ही ये सुपर कंप्यूटर बना, उसके बाद एप्पल का नाम और भी तेज़ी से बढ़ने लगा। लेकिन यहीं पर स्टीव जॉब्स की मुश्किलें ख़त्म नहीं होने वाली थी। आने वाले कुछ 5-10 सालों बाद स्टीव जॉब्स को ही उस कंपनी से निकाल दिया जाता है जिस कंपनी को उन्होंने खुद खड़ी करी थी। लेकिन इसके बाद भी स्टीव जॉब्स हार नहीं मानते, फिर से एक कंपनी बनाते हैं। इस बार इस कंपनी का नाम नेक्स्ट कंप्यूटर के नाम पे रखते हैं, और नेक्स्ट कंप्यूटर नाम की कंपनी को वो फिर से चलाना स्टार्ट करते हैं। और ये कंपनी अच्छी खासी ग्रोथ कर रही होती है, और तब तक एप्पल जैसी कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएशन वाली कंपनी हो चुकी होती है। लेकिन अब एप्पल को विस्तार करना होता है, एप्पल को एक बड़ी कंपनी के रूप में उभर कर सामने आना होता है। तो ऐसे में वो चाहती है कि उसके जो कंपटीटर हैं उन्हें किसी न किसी तरह से वीक किया जाए या फिर उनको खुद में मर्ज कर लिया जाए। तो एप्पल जैसी कंपनी एक दिमाग लगाती है और वो नेक्स्ट कंप्यूटर की जो स्टीव जॉब्स की कंपनी होती है उसको खरीद लेती है। अब यहाँ पे एक चीज़ मज़ेदार होने वाली होती है। स्टीव जॉब्स को फिर से एप्पल कंपनी में एंट्री मिल जाती है, लेकिन स्टीव जॉब्स जैसे ही इस कंपनी में एंटर करते हैं तो एप्पल कंपनी के अंदर एक बड़ा धमाका होने वाला होता है। इसी तरह कुछ समय बीतता है, और समय बीतते बीतते जब नई सदी की शुरुआत होती है, नई शताब्दी आती है। नई शताब्दी की शुरुआत के साथ एप्पल एक बड़ा कदम बढ़ाता है और आईट्यून्स नाम का एक प्रोडक्ट लॉन्च करता है जो कि गानों से रिलेटेड होता है। और महज कुछ ही दिनों बाद एक आईपॉड नाम का प्रोडक्ट भी जारी करता है जो एक डिजिटल म्यूजिक प्लेयर होता है। और ये चीज़ जैसे ही पब्लिक के सामने आती है, पब्लिक का इंटरेस्ट बहुत भारी मात्रा में बढ़ जाता है। पब्लिक को लगता है कि ये जो एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं या फिर एप्पल जो भी चीज़ें बनाता है वो कहीं ना कहीं पब्लिक को बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल साबित होती है। असली खेल सन 2007 में शुरू होता है जब एप्पल द्वारा एप्पल आईफोन नाम से अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है। और जैसे ही ये प्रोडक्ट इंडस्ट्री के अंदर आता है, ये पूरी तरह से एक भूचाल लेकर आता है। उस वक्त कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं था जो एप्पल को टक्कर दे सके, और ये चीज़ पूरी पब्लिक के अंदर बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई। 2010 में एप्पल ने एक और कारनामा किया और 2010 में ही आईपैड नाम के एक टैबलेट को लॉन्च किया। और टैबलेट की स्क्रीन बड़ी होने की वजह से, स्ट्रॉन्ग फीचर होने की वजह से, कलर ग्रेडियंट होने की वजह से पब्लिक को इनके प्रोडक्ट्स और भी ज़्यादा पसंद आने लगे। इनके जो प्रोडक्ट्स होते थे वो यूनिक तो होते थे, और इनके साथ टेक्नोलॉजी का भी भरपूर अटैचमेंट था, और पब्लिक का इंटरेस्ट एप्पल के अंदर और भी बढ़ने लगा। आने वाले कुछ सालों में एप्पल को एक बड़ा झटका लगने वाला था, क्योंकि 2011 में ही स्टीव जॉब्स की डेथ हो जाती है। अब इसके बाद एप्पल कंपनी को संभालने वाला कोई एक यूनिक बंदा चाहिए होता है। यहाँ पर एक नए आदमी को सीईओ बनाया जाता है, और इस आदमी का नाम होता है टिम कुक। ये टिम कुक भी बिल्कुल स्टीव जॉब्स के लेवल का आदमी था। इसे भी वही इनोवेशन, वही टेक्नोलॉजी और ये सारी चीज़ें पसंद थी, और इसी वजह से टिम कुक जैसे ही सीईओ बनते हैं वे एप्पल को और भी विस्तार करने में लग जाते हैं। कुक जैसे ही सीईओ की कुर्सी संभालते हैं वे सबसे पहले अपनी इस कंपनी को अमेरिका से उठाकर एशिया और यूरोप जैसे महाद्वीपों में इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं।
फिर इसके बाद एशिया के अंदर वो ऐसी कंट्री की तलाश करते हैं जहां से उसके प्रोडक्ट्स को बड़ी आसानी से बनाया जाए, असेंबल किया जाए और उसके साथ ही साथ उसका डिस्ट्रीब्यूशन और उसका कंजप्शन भी बड़ी आसानी से कराया जा सके। जैसे एप्पल का जो नया हब बनता है वो चाइना के अंदर बनता है और चाइना के अंदर बनने के बाद वो भी विस्तार करने के लिए तैयार हो जाता है। अपने प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ाने के लिए, अपने प्रोडक्ट्स का प्रचार प्रसार करने के लिए एप्पल और एक नई चाल चलता है। एप्पल जितने भी दुनिया के अच्छे खासे देश हैं जहां पर उनके प्रोडक्ट्स बहुत भारी मात्रा में बेचे जाते हैं, वहां पर उन्होंने अपने स्टोर्स बनाने शुरू कर दिए। और एप्पल की मुश्किलें यहां पर ख़त्म नहीं होने वाली थी। जहां पर एप्पल अपनी कंपनी को फैलाने की कोशिश कर रहा था और इनोवेशन में बिजी था, वहीं पे एक नया ब्रांड आता है सैमसंग नाम से। और सैमसंग नाम का ये ब्रांड स्मार्टफोन की दुनिया में तबाही लेकर आता है। तबाही के साथ हर कोई एप्पल को भूलकर सैमसंग की ओर मूव करने वाला था, लेकिन एप्पल जैसी कंपनी के लिए उसके इनोवेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और उसके इनोवेशन ही उसके यूनिक बनाते थे। 2018-19 के आसपास तो सैमसंग सबसे वैल्यूएबल ब्रांड था। सबसे ज़्यादा फ़ोन्स की बिक्री में सैमसंग टॉप पर था, लेकिन अब इसे हराने वाला एक और योद्धा तैयार था और वो था एप्पल। एप्पल ने अपने प्रोडक्ट्स में इतने ज़्यादा इनोवेशन किए, इतने ज़्यादा सुधार किए, उसकी डिज़ाइनिंग इतनी अच्छी कर दी कि जिसकी वजह से अब एप्पल के प्रोडक्ट्स एक बार फिर से लोगों का ध्यान खींचने लगे। और सबसे ज़्यादा ध्यान तो एप्पल के प्रोडक्ट्स की यूनिकनेस ने तो खींचा ही, लेकिन इसके साथ ही साथ जो उसकी प्राइवेसी प्रोटेक्शन थी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थी और इस एप्पल फ़ोन को हैक कर पाना बड़ा ही मुश्किल हो गया था। ऐसे में लोगों का ध्यान एप्पल के प्रोडक्ट्स की ओर गया और कहीं ना कहीं आईफोन जैसे प्रोडक्ट्स को चलाकर ये आपके बैंक बैलेंस को शो करता है, आपके स्टेटस को मेंटेन करता है, आपकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करता है। ये सारी की सारी चीज़ें इस फ़ोन के अंदर, इस एप्पल के प्रोडक्ट्स के अंदर देखने को मिल जाती थी। यही सबसे बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से अगर इंडिया के अंदर कोई भी आईफोन लॉन्च होता है तो उस लॉन्चिंग के पहले ही 24-24 घंटे तक लोग आईफोन लेने के लिए खड़े हो जाते हैं। आज की डेट में एप्पल और उसके प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं। इनको डिफीट करने वाला कोई भी ऐसा कंपटीटर नहीं है जो एप्पल के प्रोडक्ट्स को डिफीट कर सके।